नमस्कार। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती चल रही है, बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती, उसको लेकर के हमने जो सेल्फ नोट्स बनाने का वीडियो बना करके प्रदान कर रहे हैं। आपको देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सेल्फ नोट मेकिंग किया गया था। इसमें देख सकते हैं वर्तमान बिहार विधानसभा परिषद के जो सभापति जी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। दादा भाई नौरोजी यानी कांग्रेस से संबंधित जो अधिवेशन है उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पहला गाँव में अधिवेशन कौन सा हुआ था उससे संबंधित है। अंगुत्तर निकाय है और कुछ साइंस के भी आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। प्लीज़ इसे नोट जरूर करें। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे, ये हमने पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, यानी पहले बनाया जा चुका है इन दो फैक्ट पर। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा बनाई गई पहली स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन थी ये, यह संस्था थी इंडियन एसोसिएशन 1876। और लोसार त्यौहार मोनापा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मनाती है और लद्दाखी लोसार महोत्सव के रूप में नववर्ष मनाते हैं। तो ये हमने पुराने वीडियो में बताया जा चुका था। आज जो स्टार्ट करना था, देख सकते हैं ये फैक्ट 2022 से 2022 का गीतांजलि श्री की रचना रेत समाधि, यानी राइटर कौन है? गीतांजलि श्री हैं और उनकी रचना कृति का नाम क्या है? रेत समाधि। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं। आपको याद होगा उस समय बहुत चर्चा में रही थी। और इस रेत समाधि पुस्तक को अनुवाद किसने किया है इंग्लिश में? डेजी रॉकवेल ने, और टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया हुआ है ट्रांसलेट। तो ये दोनों पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली या जीतने वाली पहली महिला भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री, याद रखेंगे। डेजी रॉकवेल यूएसए की हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से। अगला फैक्ट दिया गया है 2011 में सबसे कम साक्षरता। तो आपको राज्यों में पूछा जा सकता है, ओवरऑल भारत देश में सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार है। परसेंटेज हमने बता दिया था 61.8%, याद होगा। और देखिए घनत्व बिहार का 1106 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में है, ये व्यक्तियों की संख्या है डेंसिटी बिहार की। और देखिए भारत में कहें तो 382 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भारत में? 382, जबकि बिहार की बात करें तो उसमें रहते हैं 1106। फैक्ट क्लियर हो गया। अगला देखिएगा पॉइंट, जलालगढ़ का किला। जलालगढ़ का किला किस जिले में है? बिहार के पूर्णिया जिले में है। किस जिले में है? पूर्णिया जिले में है। ये चतुष्कोणीय है और किशनगंज के राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने सन 1722 में इसे बनवाया था। जलालगढ़ का किला पूछा गया है पेपर में, किस जिले में है? पूर्णिया में और बिहार राज्य में। चतुष्कोणीय डिजाइन का है ये। आपको याद होगा सासाराम जगह है जो शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि किस आकार का है, कौन सी ज्यामितीय आकार का है सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। जैसे ये जलालगढ़ का किला है ना, इसका कैसा आकार है? चतुष्कोणीय। ऐसे ही सासाराम बिहार में ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है उसका भी एक ज्यामितीय डिजाइन है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि हमने कराया है पुराने वीडियो में। क्लियर है? बताइएगा कमेंट करके। अगला फैक्ट आप ध्यान से रखिए, ये करंट अफेयर्स के हैं दोनों। वर्तमान जो बिहार विधान परिषद है उसके सभापति कौन हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर जदयू पार्टी से आते हैं, ये सभापति बने हुए हैं वर्तमान विधान परिषद बिहार के, देवेश चंद्र ठाकुर। और वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद से हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों फैक्ट, दोनों में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। और विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? महेश्वर हजारी, याद रखिए महेश्वर हजारी जदयू से ये उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। अगला प्रश्न या अगला पॉइंट, बेलाडीला श्रेणी। बेलाडीला श्रेणी किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और आपको याद होना चाहिए बीपीएससी के अंदर ये पूछा था कि बेलाडीला श्रेणी है वो किस जिले में है? बस्तर जिले में। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला श्रेणी है और ये लोह अयस्क के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद बिहार विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर कितनी रह गई थी? प्यारे विद्यार्थियों ये आया है प्रश्न, इसलिए हमने बता रहे हैं, देख लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था, पुनर्गठन कर दिया, तो बिहार की विधानसभा की सीटें
निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी रह गई थी 330 से घटकर 318 हो गई थी निर्वाचित, और एक था मनोनीत। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले पुनर्गठन के बाद टोटल सीटें कितनी रह गई थी। तो टोटल विधानसभा सीटें 319, लेकिन अगर निर्वाचित अकेला कहे तो 318। क्लियर रहेगा। अब अगला देखिए फैक्ट, 10, 40, 99, 452 ये टोटल पॉपुलेशन है बिहार की। याद रखिए 10, 40 यानी ऐसे आप कर सकते हैं तो 10,40,99,452 ये संख्या है आपकी बिहार की। और अगर ऐसे फैक्ट आए 10.41 करोड़ तो ये ध्यान रखिएगा 41 करोड़ ऐसे विकल्प बन सकता है और पूरी जनसंख्या भी पूछी जा सकती है। और देखें अगर तो भारत की जनसंख्या का 8.6% बिहार जनसंख्या का हिस्सा है, ध्यान रखिए। और वृद्धि दर है इसकी 25.42%, यानी 10 की ये वृद्धि दर पूछी जा सकती है। 10 साल में कितना वृद्धि दर हासिल किया था 2001 से 2011 के बीच बिहार राज्य, तो 25.42% ये वृद्धि दर है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न अगला पॉइंट के रूप में दिया गया है, भूपेन हजारिका, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है, जिसका पुराना नाम था ढोला सदिया सेतु। ये 9.15 किलोमीटर है और लोहित नदी पर बना हुआ है। ये कमेंट करके आप बता सकते हैं लोहित नदी किसकी सहायक नदी है। भूपेन हजारिका जो पुल है उसका पुराना नाम ढोला सदिया है और 9.15 किलोमीटर लंबा है, 5.69 मील में आएगा ये, और लोहित नदी पर बना है। आपको कमेंट करके बताना है लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और देख सकते हैं ये एक बिहार का दिया गया है, गंगा सेतु, गंगा नदी पर है, 5.75 किलोमीटर लंबा है, ये बिहार राज्य में है, ध्यान रखिए। गंगा सेतु गंगा नदी पर है, 5.75 किलोमीटर लंबा है, ये बिहार का सबसे लंबा पुल है, जबकि भारत का सबसे लंबा भूपेन हजारिका लोहित नदी पर। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखे थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है ना वो किसने रखा, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जी ने हमारा ये कांग्रेस संस्था का नाम दिया था। ध्यान रखिए दादा ही तो रखते हैं, दादा नाना बुजुर्ग लोग ही तो नामकरण करते हैं, तो कांग्रेस का नामकरण किसने किया, दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे 1885 में ये संस्था बनी थी। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज था, उसने इसको संगठित किया था और 72 लोग पहले उसके अधिवेशन में बैठे थे, जो बंबई में अधिवेशन होता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहला कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में होता है, जिसमें 72 लोग प्रेजेंट रहते हैं और ये ए.ओ. ह्यूम जो थे वो सेक्रेटरी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और डफरिन उस समय वायसराय था जब ये कांग्रेस बनी थी, ध्यान रखिए। 1885 में वायसराय डफरिन था, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का गठन कराया था और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और 72 लोग पहले अधिवेशन बंबई में प्रेजेंट रहे थे। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी। और इसे अंग्रेजों ने क्या कहा था, ये कोड भी ध्यान रखिए, अंग्रेजों ने इसे राजद्रोह का कारखाना कहा था, राजद्रोह का कारखाना अंग्रेजों ने कहा था। कमेंट करके आप क्या बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3 दिन का तमाशा कांग्रेस को किस भारतीय ने कहा था, 3 दिन का तमाशा किस भारतीय ने ये कोड कहा था। और देख पा रहे होंगे अगला पॉइंट दिया गया है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में ये बनाई गई संस्था है सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। और सर सैयद अहमद खान का आपको याद होगा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी सर सैयद अहमद खान जी ने बनाई थी। याद रखिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में ये संस्था बनती है। क्लियर है, कांग्रेस के विरोध में बनाई थी ये संस्था, ध्यान रखिए। और आप देख पा रहे होंगे 1896 ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक भेजिए, अपने दोस्तों तक। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, RM रहीमतुल्लाह सयानी, RM सयानी जी ने अध्यक्षता की थी और पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, जो आनंद मठ पुस्तक में वर्णित है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है वंदे मातरम। और किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे RM सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, याद रखिएगा इनका नाम। और अगला फैक्ट भी देखिएगा, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता संभाल रहे थे बिशन नारायण धर और इसमें गाया गया था जनगण मन नेशनल एंथम।
पहली बार किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। और इसको रचा किसने था? हमारे RNT गुरुदेव साहब जी ने इसको रचा है जनगण मन को। क्लियर रखिएगा। अगला आपका पॉइंट दिया गया, देखिए प्रश्न का जो फैक्ट है, आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में हुए थे। यहाँ हम बिहार की बात करेंगे अब, क्यों? क्योंकि बिहार का एग्जाम की तैयारी हो रही है ना, तो बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन? 3 हुए हैं। आज़ादी से पहले की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिए। पहला हुआ था 1912 पटना में, बांकीपुर जगह थी, बांकीपुर पटना में 1912 कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1922 गया अधिवेशन होता है, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता ध्यान रखिएगा CR दास ने की थी, चित्तरंजन दास जी ने, और यहीं से हमारी 1923 में है स्वराज पार्टी। और अगला अधिवेशन जो बिहार में हुआ था 1940 में, रामगढ़ अधिवेशन, लेकिन वर्तमान में ये किस राज्य में है? झारखंड। ये 53वां अधिवेशन था 1940 का, जो रामगढ़ बिहार में हुआ था उस समय, लेकिन वर्तमान में राज्य कौन सा है? ये झारखंड, याद रहेगा। और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो लगातार 6 वर्षों तक बने रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो लगातार 6 वर्ष तक बने रहे थे, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के, तो 6 वर्षों तक रहे। 6 बार क्या, 6 वर्षों तक रहे हैं, तो उसे कह सकते हैं कि लगातार 6 वर्षों तक रहने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 6 बार मत कहिए, क्योंकि 6 बार चुनाव होगा, 6 वर्षों तक रहे हैं। क्लियर रहेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ध्यान रखिएगा। सबसे युवा अध्यक्ष भी यही कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी उम्र सबसे कम रही है जो अध्यक्ष रहे हैं। अगला पॉइंट, 1906 में पहली बार स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन में प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, जबकि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार जो किया था वो किया था दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द कब आया? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता कर रहे थे जब कलकत्ता अधिवेशन 1906 था, जबकि दयानंद सरस्वती ने इस शब्द को गढ़ा था। ध्यान रखिएगा। अगला आपका देखिए, अगला लाइन दिया गया है गुजरात से संबंधित हरिपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया प्यारे विद्यार्थियों, इसको संभालिए। गुजरात राज्य की बात हो रही है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, और कहा है कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की शुरुआत की वकालत, यानी सुभाष चंद्र बोस नेताजी क्या कहते थे? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत करी थी इन्होंने। क्यों? क्या कहता है? जैसे हम कहें अगर लिखना है राम, तो ये किस लिपि में लिखा है? देखिए RAM, तो ये है रोमन लिपि में। अगर हम कहें कैट, तो कैट ये क्या है? रोमन लिपि है। समझ रहे हैं? तो ऐसे हिंदी को लिखने के लिए, जैसे हमने बोला राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का वैसे ही लिखिएगा, जैसे एक लिखना है तो एक ऐसे लिखो आप। समझ रहे हैं? तो रोमन लिपि में लिखने की वकालत नेताजी ने की थी, याद रखिएगा। और 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। यह एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है जो महाराष्ट्र में हुआ था। 1936 फैजपुर अधिवेशन एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन है जो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता संभाल रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, एक और फैक्ट यहां समझिए। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, नेताजी अध्यक्ष, याद हो गया होगा। अगले अधिवेशन 1939 जो था त्रिपुरी, कौन था? त्रिपुरी। इसको ध्यान रखिए, त्रिपुरी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी जीते कौन थे? नेताजी। जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि नेताजी जीते, तो इनके विरोध में विरोधी को खड़ा करते हैं, लेकिन ये नेताजी फिर जीत जाते हैं। तो जब ये जीत करके अध्यक्ष बनते हैं, बन करके ये जब देखते हैं कि गांधी जी मानते नहीं हैं, गांधी जी हमारा विरोध किए थे, तो इनका मन नहीं मानता है, और नेताजी हमारे त्रिपुरी अधिवेशन में इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा के बाद, त्रिपुरी संकट के बाद, कांग्रेस का अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो किसको सौंपा गया था? तो याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को। बिहार से पहले राष्ट्रपति बनने वाले जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो त्रिपुरी संकट में नेताजी के अध्यक्षता पद से त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला पेज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहा, अंगुत्तर निकाय। आप समझिएगा, बौद्ध धर्म से एक प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किसका हिस्सा है? ये प्रश्न था। तो अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का हिस्सा है। ध्यान रखिए, 3 पिटक है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो अंगुत्तर निकाय जो है वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। पूरी डिटेल के साथ देख लीजिए, इस
डिटेल में दिया गया है सब कुछ। अंगोत्तर निकाय सुत्त पिटक का भाग है। ये त्रिपिटक थे प्यारे विद्यार्थियों, यानी ज्ञान की 3 टोकरियां थी। पहली थी सुत्त पिटक, दूसरी थी विनय पिटक, तीसरी थी अभिधम पिटक। गौर से देखिए, सुत्त पिटक में वाणी और प्रवचन है, महात्मा बुद्ध जी की जो वाणी था या उपदेश थे वो दिए गए हैं, और विनय पिटक में नियम दिए गए हैं, मठों के नियम, आचार नियम दिए गए हैं। तो ये दो जो हैं पिटक, ये पहली संगीति में लिखे गए या संकलित किए गए हैं, जो अजातशत्रु की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति होती है। क्लियर हो गया। और अभिधम पिटक जो है बौद्ध दर्शन यानी उनके जो दार्शनिक विचार हैं वो अभिधम पिटक में वर्णित हैं, और ये 3rd संगीति या तीसरी बौद्ध संगीति में ये संकलित किया गया था। क्लियर रहेगा। और देखिए, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, 5 खंड हैं, अंगुत्तर निकाय, दीघा निकाय, मझिम्मा निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। तो ये प्रश्न बन गया है, अंगुत्तर निकाय किसका हिस्सा है? तो सुत्त पिटक का। क्लियर हो गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, तो देखिएगा सबका भला होगा, ज्ञान का फैलाव कीजिए। और देखिए साइंस का प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह कौन करता है? यानी जो फैट सॉल्युबल है विटामिन, उसका कलेक्टम या संग्रहण कौन करता है? तो हमारे शरीर में लीवर यकृत करता है। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील? ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन हैं जो वसा फैट सॉल्युबल हैं, यानी वसा में घुलती हैं, और इनका स्टोरेज कौन करता है? यकृत, लीवर। इसलिए तो कहते हैं फैटी लीवर। याद आया? फैटी लीवर कहते हैं। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील, ये 4 विटामिन याद रखिए। और इनका संग्रह करता, घुलनशील जो होती हैं वसा में, लेकिन स्टोर कौन कर लेता है? अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा जाती रहें तो ये स्टोर करता है यकृत। याद रखिएगा। और देखिएगा विटामिन कुछ दिए दिए हमने, ये वैज्ञानिक नाम के तहत पूछी जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। विटामिन ए वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, रतौंधी से संबंधित है, ध्यान रखिए। विटामिन B1, जो बी है ना वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो बी का कॉम्प्लेक्स का हमने ओपन किया है। B1 का थाइमिन है, ये बेरी बेरी रोग के लिए जिम्मेदार होगा, याद रखिए B1 थाइमिन। और B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, बाल झड़ने के लिए यही B3 जिम्मेदार है। और पेलाग्रा भी ये फैलाता है नियासिन, याद रखिए नियासिन यानी B3 की कमी होती है तो पेलाग्रा रोग और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ये पेंटोथेनिक एसिड है जो B5 का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। और B6 पायरिडॉक्सिन, B9 फॉलिक एसिड, ये हमने कराया है। फॉलिक एसिड यानी खून की कमी हो जाती है महिलाओं में, तब टैबलेट दी जाती है फॉलिक एसिड की, तो B9 ध्यान रखिए, पूछी गई है ये प्रश्न में। B12 साइनोकोवाल्विन, साइनोकोवाल्विन B12 का नाम है और पूछा गया है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आंसर क्या होता है? B12। क्लियर है। और देख पा रहे होंगे विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग के लिए जिम्मेदार है, मसूड़ों से खून निकलता है तो विटामिन सी की कमी होती है। अगला है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से, और वयस्कों में उस रोग को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिए ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्कों में सूखा रोग होता है उसे कहा जाता है, याद रखेंगे आप। अगला है विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, इससे जनन शक्ति कमजोर होती है। क्या होती है? जनन शक्ति वीक होती है विटामिन ई से। अभी हम ट्रिक से भी बता रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन याद रखिए विटामिन के का नाम है। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर आपके खून में ये कमी हो जाए। तो देखिएगा एक ट्रिक, ऐसे आपको याद नहीं होता तो ऐसे कर लीजिए, रथ एक टॉफी, रथ क्या है? एक टॉफी है। देखिएगा ध्यान से देख लीजिए, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। रथ एक टॉफी, तो रा से क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थाइमिन, यानी एक कॉम्प्लेक्स है तो थाइमिन याद रखिएगा। उसके B1 B2 ऐसे बहुत पार्ट होते हैं, लेकिन जनरली बी का क्या होता है? थाइमिन। और ए तो मतलब सी है, ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो गया सी का। और ये आ गया डी कैल्सीफेरॉल, फिर टोकोफेरॉल क्या है? ई, और फिलिक्विनोन क्या है? के। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा रथ एक टॉफी से ये आप एक एक वर्ड के माध्यम से वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं। क्लियर है। अगला फैक्ट, अगला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गुजरात। देखिएगा तटीय सीमा से हमने पॉइंट बना दिया है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा कोस्टल लाइन जो है वो किस राज्य में है? तो 1215 किलोमीटर गुजरात राज्य, ये बहुत बार आया है। लेकिन अगर कह दे यूटी और स्टेट यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला दिए जाएं तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की है, 1962 किलोमीटर। क्लियर रहेगा। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर,
भारत में हाई कोर्ट सबसे पहला कौन है, उच्च न्यायालय सबसे पहला कौन बनाया गया, तो कलकत्ता 1862 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक दिया गया है कोष्ठक में, पहले इसे देखिएगा, भारत हाई कोर्ट एक्ट, भारत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 हाईकोर्ट स्थापित किए जाते हैं। और उसमें पहला कौन सा होता है, कलकत्ता, जो 1862 में स्थापित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और अब पटना हाईकोर्ट की बात करें तो पटना हाईकोर्ट कब उद्घाटन हुआ था, 9 फरवरी 1916, याद रखिएगा ये पटना हाईकोर्ट की डिटेल। और देखिए विटामिन B12 एकमात्र, ध्यान से देखिएगा, विटामिन B12 एकमात्र जल में घुलनशील विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत संग्रहित रखता है। अगर हमने विटामिन B12 खाया तो हमारे शरीर में इसकी कमी ना हो, क्योंकि पता नहीं आप कब खाओगे भोजन B12 वाला, तो यकृत क्या करता है, जो है एक्स्ट्रा उस समय उसको रख लेता है, यकृत यानी लीवर। तो ये B12 ये जल में घुलनशील है, जबकि वाटर सॉल्युबल है विटामिन, लेकिन फिर भी लीवर आपके शरीर के लिए इसको सुरक्षित रख लेता है, B12 को, साइनो को, वाल्बिन को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जल में घुलनशील निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यकृत इसको स्टोर रख लेता है। अगला देखिएगा, ये जो दिया गया है स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर ये क्या है, ये रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या है, ब्लड प्रेशर मापी यंत्र है। और देख पा रहे हो पूछा गया है एक सामान्य ब्लड प्रेशर का कितना होता है, तो देखिए 120/80, ये देखिए 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी 120/80 हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, पल्सोग्राफ, पल्सोग्राफ या पल्सोमोमीटर, पल्सोमोमीटर ये हार्ट रेट मापता है, यानी हृदय कितना धड़क रहा है, कैसे, उसकी गति मापने के लिए पल्सोमीटर या पल्सोमोमीटर या पल्सोग्राफ, याद रखेंगे। और अगला फैक्ट, लिपिडोकेयर, लिपिडोकेयर कोलेस्ट्रॉल मापता है हमारे शरीर में, लिपिडोकेयर क्या मापता है, कोलेस्ट्रॉल, याद रखिए ये साइंस के फैक्ट। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रथम बादशाह कौन है, मुगल बादशाह जो अंग्रेजों के पेंशन भोगी बना था, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला प्रथम बादशाह शाह आलम द्वितीय, ध्यान रखिए शाह आलम द्वितीय। जो इलाहाबाद की संधि होती है ना, इलाहाबाद की संधि, उस संधि के तहत ये पेंशन भोगी बन जाता है। लेकिन अंग्रेजों के पेंशन के समय जन्म लेने वाला मुगल बादशाह, यानी वो जब बना शासन में, यानी पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन पेंशन भोगी बनने वाला, तो अकबर द्वितीय था, शाह आलम का पुत्र। क्योंकि शाह आलम ने हाफ जो शासन बिता लिया था वो बिना पेंशन के, और यहाँ से जो था वो पेंशन से, और इसके बाद पूरा कंप्लीट पेंशन वो होगी, वो रहा अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये याद रखिएगा पेंशन भोगी मुगल बादशाहों के नाम। और अगले देखिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप छोड़ नहीं पाएंगे इनको, एग्जाम्स की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट हैं। आमाशय रस में अम्ल कौन सा होता है, आमाशय जो होता है उसमें एक रस होता है, उस एसिड का नाम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा आमाशय में। और हड्डियों में उपस्थित अम्ल, हड्डियों के अंदर जो एसिड है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखिए हड्डियों के भी अंदर जो है अस्थि मज्जा में एक अम्ल है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। और देखिएगा दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड से, दूध क्यों खट्टा हो जाता है, लैक्टिक एसिड से, यानी लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड छोड़ता है। और चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, याद रखिए सभी आए हुए प्रश्न हैं। और विनेगर यानी सिरका में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक या एथनोइक, जो CH3COOH एसिटिक का ये याद रखिएगा रासायनिक सूत्र भी। और सिरका यानी विनेगर भी बोला जाता है, इसका इंग्लिश है विनेगर और हिंदी है सिरका, इसका एसिटिक अम्ल है। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पेज ये रहा और एक पेज हमने ये समझाया है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट में आपने ले लिए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने के लिए बोले हैं, आप उनको ध्यान से कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर के हम कल फिर से हाजिर होंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अब हम विराम लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।